सिया राठौर एक ऐसी बिजनेस वुमन जिसके आगे माफिया के बड़े बड़े नाम भी सलाम ठोकते हैं। वो अंडरवर्ल्ड की मैडम कहलाती है। उसकी शादी होती है आरव खन्ना से, जो एक साधारण प्यार करने वाला पति लगता है। सिया को लगता है कि उसने एक नॉर्मल जिंदगी चुन ली है, लेकिन जब सिया के सबसे बड़े दुश्मन एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं, तो पुलिस को सबूत मिलते हैं कि इन सब के पीछे वही साधारण पति थे, जो असल में दूसरे देश का सबसे डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट किलर था। अब सवाल यह है, क्या मैडम को अपने ही घर में छुपे इस शेर का पता चल पाएगा? और जब चलेगा पति पत्नी के बीच गोलियों का खेल, तो कौन जीतेगा? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो, तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सिया राठौर को आधी रात के बाद कोई भी मेहमान पसंद नहीं था। ये बात पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उतनी ही सच थी जितनी ये कि समंदर का पानी खारा होता है, या फिर ये कि उसके सामने कोई भी झूठ बोलकर जिंदा नहीं बच पाया था। उसके दरवाजे पर रात के 1:25 पर जब घंटी बजी, तो सिया के हाथ में रखा विस्की का गिलास जरा सा हिला। बस उतना ही जितना किसी ऐसे शख्स का हाथ हिलता है जिसने सालों पहले डर नाम की चीज को अपनी जिंदगी से निकाल दिया हो। उसने आईने में अपना साया देखा। सफेद कुर्ता, ढीला सलवार, बालों में अभी अभी निकली चांदी की कुछ कलियां, जो उसकी उम्र से ज्यादा उसके तजुर्बे को बयां कर रही थी। 45 साल की उस उम्र में भी सिया का चेहरा उन तमाम औरतों से ज्यादा तराशा हुआ लगता था, जो अपनी जवानी के दिनों में खूबसूरती के तमगे लूटती है। शायद इसलिए कि उसके चेहरे की हर लकीर किसी न किसी दुश्मन की कब्र की मिट्टी से बनी थी। उसके कान में लगा छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस चटकने लगा, और वो चटकना उसने सैकड़ों बार सुना था, लेकिन हर बार उसकी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ जाती थी। ये उसके हेड ऑफ सिक्योरिटी भूपेंद्र का सिग्नल था। हरकत में आ जाओ मैडम वाला सिग्नल, जिसका मतलब था कि या तो कोई उसकी जान लेने आया है या कोई उसकी जान मांगने आया है, और दोनों ही सूरतों में उसे उस आदमी को आते ही पहचान लेना होता था कि वो मुर्दा बनकर जाएगा या गुलाम बनकर। सिया ने एक गिलास टेबल पर रखा, विस्की का आखिरी घूंट गले से उतारा और फिर धीरे से खड़ी हुई। उसकी हरकतों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में जितनी जल्दी दिखोगे उतनी ही जल्दी कमजोर समझे जाओगे, और कमजोर समझे जाने की कीमत अक्सर जान से चुकानी पड़ती है। वो कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसके नंगे पांव संगमरमर के फर्श पर इतनी हल्की आहट कर रहे थे जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार की तरफ बढ़ रही हो। उसने एक बार अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और फिर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसके पीछे भूपेंद्र खड़ा था। उसका हाथ अब भी उसकी कमर के पीछे रखी रिवॉल्वर पर था, और उसकी सांसें इतनी नियंत्रित थी जैसे वो कोई मशीन हो। भूपेंद्र पिछले 12 सालों से सिया के साथ था। उसने उसे हर उस मुकाम पर खड़ा देखा था जहां से वापस लौटना नामुमकिन लगता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था एक आदमी। उसने साधारण सी नीली शर्ट पहनी थी, जिस पर लोहे की इस्तरी की तेज धारियां दिख रही थी। शर्ट के कॉलर बिल्कुल सही थे, बटन तक एक लाइन में जमे थे,
और उसके जूतों पर धूल का एक कण भी नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, बल्कि ठीक उसी नाप की थी जैसे किसी ऐसे आदमी को होनी चाहिए जो जानता हो कि वो कहाँ खड़ा है, लेकिन उसे इस बात का कोई गुमान नहीं है। उसकी आंखों के पीछे चश्मा था, चौकोर फ्रेम वाला, जो उसे किसी कॉलेज के प्रोफेसर जैसा बना रहा था। किसी माफिया के घर आधी रात को दस्तक देने वाले शख्स जैसा बिल्कुल नहीं। उसके एक हाथ में प्लास्टिक की थैली थी जिसमें से अमरूद और सेब की महक आ रही थी, साधारण बाजारू फल जो कोई भी किसी भी मोहल्ले की दुकान से ले आ सकता है। दूसरे हाथ में एक किताब थी, द आर्ट ऑफ वॉर, जिसके कवर पर सुनहरी किरणों में लिखे अक्षरों के बीच उसकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा गहराई दिख रही थी। किताब पुरानी लग रही थी, उसके पन्ने कई बार पलटे जा चुके थे और उसकी स्पाइन पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, मानो ये उसकी जेब में सालों से रह रही हो। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई कंपकंपी नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई वो झूठी बहादुरी नहीं थी जो लोग डर को छुपाने के लिए अपना लेते हैं, बल्कि उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो किसी पुराने दोस्त के घर आया हो, किसी माफिया साम्राज्य की मलिका के घर नहीं। उसने फलों की थैली हल्का सा उठाकर दिखाई और फिर किताब को अपनी बगल में दबा लिया, जैसे वो कोई कीमती चीज हो जिसे वो गिरने नहीं देना चाहता। आरव, उसने अपना परिचय दिया। आरव खन्ना, मैं आपसे शादी करने आया हूं। ये शब्द हवा में तैरते रहे, उस बरामदे की ठंडी हवा में जहां भूपेंद्र की सांसें अब पूरी तरह रुक चुकी थी। भूपेंद्र का हाथ उसकी कमर के पीछे से रिवॉल्वर पर चढ़ गया और उसकी उंगली ट्रिगर पर आकर ठहर गई। घर के अंदर खड़े 2 और गार्डों के कदम बिना किसी आवाज के आगे बढ़ आए थे। उनके हाथों में मौजूद हथियार अब छुपाने की स्थिति में नहीं थे। ये तीनों आदमी सिया की जान से पहले अपनी जान देने की कसम खा चुके थे और आधी रात को किसी अजनबी का शादी का प्रस्ताव उनके लिए किसी वारदात से कम नहीं था। सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली। ये वही मुस्कान थी जो उसके सामने आखिरी सांस ले रहे लोग देखते थे। ये वही मुस्कान थी जिसने सैकड़ों दुश्मनों की हिम्मत को उनके गले तक आकर रुकते देखा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उत्सुकता थी जैसे कोई शेर किसी चींटी को अपनी मुंडेर पर चढ़ते देख रहा हो। शादी? सिया ने दोहराया। उसकी आवाज में हल्की सी तान थी, जैसे वो किसी बच्चे की बात सुन रही हो। मुझसे? हाँ, आरव ने कहा और उसने फलों की थैली फिर से उठाकर दिखाई। लाया हूं कुछ। खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना? ये जवाब इतना साधारण था, इतना आम था कि भूपेंद्र ने एक बार सिया की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये पागल है या फिर कोई नया खेल खेल रहा है। लेकिन सिया की आंखें उस आदमी से नहीं हट रही थी। वो उसके चेहरे के हर हिस्से को पढ़ रही थी, उसकी आंखों की पुतलियों के फैलाव को, उसके होठों के किनारों की हल्की सी लाली को, उसकी उंगलियों के उस तरीके को जिससे वो किताब को पकड़े हुए था। उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों झूठे देखे थे, सैकड़ों डरपोक देखे थे, सैकड़ों वो लोग देखे थे जो उसके सामने आकर बस 2 मिनट में अपनी असलियत दिखा देते थे। लेकिन इस आदमी के बारे में उसे पहली नजर में कुछ नहीं पता चल रहा था और ये बात उसे परेशान कर रही थी। सिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अब वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतना करीब कि उसकी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी आंखें उसकी आंखों में घुस रही थी, उसके अंदर के हर उस राज को ढूंढ रही थी जो वो छुपा रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी शर्ट के कॉलर को सहलाया, उस पर लगी इस्त्री की धारियों को महसूस किया। फिर उसकी उंगलियां उसके चश्मे के फ्रेम तक गई और उसने धीरे से उसे हटा लिया। उस चश्मे के पीछे जो आंखें सामने आई वो इतनी गहरी थी, इतनी शांत थी कि सिया को एक पल के लिए लगा जैसे वो किसी ऐसे आदमी को देख रही है जो पहले से ही अपनी मौत को 100 बार मर चुका है और अब उसे किसी चीज का डर नहीं है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? सिया ने पूछा।
उसकी आवाज अब सख्त हो चुकी थी। उसमें वो धातु वाली ठंडक आ गई थी जिससे उसके दुश्मन कांपते थे। हाँ, आरव ने कहा। उसकी आवाज में अब भी वही स्थिरता थी। आप सिया राठौर हैं, इस शहर की मैडम, जिसका नाम लेते ही लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, जिसके एक इशारे पर 100 लोग मर सकते हैं और एक इशारे पर 100 लोग जी सकते हैं। उसने ये सब इतनी सहजता से कहा जैसे वो किसी मौसम के बारे में बात कर रहा हो, किसी ऐसी चीज के बारे में जो उसे न तो डराती है और न ही लुभाती है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि अब वो उसके अंदर वो कमजोरी ढूंढ लेगी जो हर आदमी के अंदर होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसकी नब्ज नहीं बढ़ी, उसके होंठ नहीं सूखे, उसकी आंखें नहीं झुकी। वो वही खड़ा था, हाथ में फलों की थैली और बगल में किताब दबाए, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि उसे अंदर बुलाया जाएगा और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और तुम इतनी रात को मेरे घर आकर शादी का प्रस्ताव रख रहे हो? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब हल्की सी विडंबना आ गई थी। तुम्हें नहीं लगता ये आत्महत्या जैसा है? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जो उसने पहले दी थी, बिल्कुल उसी नाप की। फिर उसने किताब को बगल से निकालकर सिया के सामने किया, उसके पन्ने खोले और एक जगह पर उंगली रख दी। उस पन्ने पर सुनहरी लकीरों से लिखा था, जो जोखिम नहीं उठाता वो कभी जीतता नहीं। मैं जोखिम उठाने आया हूं मैडम, उसने कहा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे मारेंगी नहीं। सिया ने उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया। अब उनके बीच बस एक हाथ की दूरी थी। उसने किताब उसके हाथ से ली, उसे पलटा, उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर उसकी तरफ देखा। और ये यकीन तुम्हें किसने दिया? आपने, आरव ने कहा। आपने खुद। आप उस औरत का नाम बताइए जिसने आपको धोखा दिया और जिंदा बची हो। मैंने सुना है कि आप अपने वफादारों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन बेगुनाह का खून कभी नहीं करती। मैं बेगुनाह हूं मैडम, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं बस एक आदमी हूं जो आपसे शादी करना चाहता है। ये शब्द सुनकर भूपेंद्र ने एक बार फिर सिया की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में पूछने की जगह एक तरह की चेतावनी थी। वो जानता था कि उसकी मैडम को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो बहुत ज्यादा समझदार बनते हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी मैडम को ऐसे लोग भी पसंद नहीं आते जो बहुत ज्यादा सीधे होते हैं। ये आदमी दोनों था, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं था, और यही उसे खतरनाक बना रहा था। सिया ने किताब वापस उसके हाथ में रख दी और फिर उसकी तरफ पीट करके घर के अंदर चलने लगी। उसने बिना पीछे देखे कहा, अंदर आ जाओ आरव खन्ना, देखते हैं तुम्हारी हिमाकत कहां तक जाती है। भूपेंद्र और गार्डों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके हाथ अब भी हथियारों पर थे, लेकिन उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। आरव ने फलों की थैली हल्का सा हवा में उछाली, उसे ठीक से पकड़ा और फिर उसी शांत कदमों से सिया के पीछे चल दिया, जैसे वो किसी सपने को सच होते देख रहा हो। उसकी चप्पलों की आहट उस संगमरमर के फर्श पर इतनी हल्की थी कि लगता था वो चाहे तो बिना कोई आवाज किए गायब हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चलता रहा उसी सीधी लकीर में, उसी स्थिर गति में, जैसे उसे पता हो कि ये रास्ता उसे कहां ले जा रहा है, और वो उस मंजिल से बिल्कुल भी नहीं डरता। सिया के घर का अंदरूनी हिस्सा उसकी बाहरी छवि से बिल्कुल अलग था। बाहर जहां पूरा शहर उसे पत्थर दिल और खून से लिखी हस्ती समझता था, वही उसके घर की दीवारों पर उतारे गए रंग उसकी उस औरत को बयां कर रहे थे जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। हल्के गुलाबी रंग के पर्दे जो सुबह की धूप को छानकर अंदर सुनहरा कर देते थे। दीवारों पर टंगी पहाड़ों की पेंटिंग्स जिनमें हरा इतना जीवंत था कि लगता था वो बरसात की पहली बूंद के लिए तरस रहा है। और कोने में रखा एक पुराना ग्रामोफोन जिस पर किशोर कुमार की आवाज अब भी उतनी ही ताजा बजती थी जितनी 50 साल पहले बजती थी। ये सब देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, मानो उसे उस चीज की झलक मिल गई हो जिसकी उसे तलाश थी।
सिया उससे आगे चल रही थी। उसकी चाल में वही ठहराव था जो किसी ऐसे शख्स की होती है जिसे पता हो कि पीछे चल रहा आदमी उसकी पीठ पर गोली नहीं मारेगा, या फिर अगर मारेगा भी तो वो उससे पहले उसकी रूह निकल चुकी होगी। वो लिविंग रूम के बीचों बीच आकर रुकी और उसने अपना हाथ सोफे की तरफ कर दिया। बिना कोई शब्द कहे, बस एक इशारे से। आरव ने वो इशारा समझ लिया और वहां बैठ गया जहां उसे बैठने को कहा गया था, उस सोफे के उस हिस्से पर जहां से पूरा कमरा दिखता था, जहां से हर दरवाजा, हर खिड़की और हर उस शख्स की हरकत नजर आती थी जो उस कमरे में आएगा। ये उस आदत का हिस्सा था जो सिया ने सालों पहले सीख ली थी कि किसी को भी अपनी पीठ के पीछे मत बैठने दो, और जिसे बैठाना भी पड़े तो उसे ऐसी जगह बैठाओ जहां से वो तुम्हारी हरकतें न देख सके। आरव ने फलों की थैली साइड टेबल पर रख दी और किताब को अपनी गोद में रख लिया। उसकी नजर कमरे में घूम रही थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे कोई चोर माल का मुआयना कर रहा हो, बल्कि उस तरह से जैसे कोई पुरानी यादों को ताजा कर रहा हो। उसकी नजर ग्रामोफोन पर ठहरी, फिर दीवार पर टंगी एक छोटी सी तस्वीर पर जिसमें एक बुजुर्ग औरत बच्ची को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। वो तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उसके रंग उड़ चुके थे, लेकिन उसमें जो मुस्कान थी वो आज भी उतनी ही गर्म थी जितनी उस दिन रही होगी जब वो खिंची थी। ये आपकी दादी है? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी वही स्थिरता थी, लेकिन उसमें एक अलग सी नरमी आ गई थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज को छू रहा हो जो उसे अपनी याद दिला रही हो। सिया जो अभी तक खड़ी थी, अब उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने आरव के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखती रही, उसके चेहरे के हर उसाव को पढ़ती रही जो उसने पहली बार में नहीं पढ़ा था। उसने भूपेंद्र की तरफ देखा जो अब भी दरवाजे पर खड़ा था, और उसने सिर हिलाकर उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। भूपेंद्र ने एक बार आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही चेतावनी थी जो वो हर उस आदमी को देता था जो उसकी मैडम के बहुत करीब आता था। और फिर वो बाहर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बंद करते हुए उसने एक छोटा सा अंतराल जरूर छोड़ा था, बस उतना भर कि अगर अंदर कोई भी हलचल हो तो वो एक सेकंड में अंदर घुस सके। अब कमरे में सिर्फ सिया और आरव थे। सिया ने अपने बालों की उन चांदी की कलियों को सहलाया जो उसके कान के पास लटक रही थी, और फिर बोली, तुम कहते हो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। ये बड़ा दावा है आरव खन्ना। मैंने कई लोगों को मारा है जो मुझसे यही कहते थे कि मैं उन्हें नहीं मारूंगी। आरव ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। हाँ, मैंने सुना है राजू भैया को आपने ठाणे के पास उस फैक्ट्री में मारा था। उसने भी कहा था कि आप उसे नहीं मारेंगी। और सलीम मियां को आपने कफ परेड के उस गोदाम में, उसने भी यही कहा था। लेकिन उन दोनों ने एक गलती की थी। सिया की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो चमक जो तब आती है जब कोई उसके सामने कोई ऐसी बात रखता है जो उसने पहले नहीं सुनी। और वो गलती क्या थी? उन्होंने आपसे झूठ बोला था, आरव ने कहा। उसकी आवाज में कोई शक नहीं था। राजू भैया ने कहा था कि उसने आपका माल नहीं छुआ, जबकि उसने छुआ था। सलीम मियां ने कहा था कि उसने आपके खिलाफ साजिश नहीं की, जबकि उसने की थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, बस इतना सच है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब उसकी आंखों में गहरे उतर रही थी। शादी क्यों? उसने पूछा। सवाल सीधा था, बिना किसी घुमाव के। तुम मुझसे प्यार करते हो? आरव ने हल्की सी हंसी दी। वो हंसी जो न तो मजाक थी और नहीं तंज, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वो छुपाना नहीं चाहता था। नहीं मैडम, मैं आपसे प्यार नहीं करता, कम से कम अभी तो नहीं। प्यार उस चीज का नाम है जो वक्त के साथ बनती है, और मैं आपको आज पहली बार देख रहा हूं। लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं, उस तरह से जैसे कोई उस ताकत का सम्मान करता है जिसे वो हरा नहीं सकता। और मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं।
सिया ने अपनी एक उंगली उसकी तरफ उठाई। उस उंगली पर कोई गहना नहीं था, बस उसकी त्वचा पर सालों की मेहनत की लकीरें थी। तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तुम मेरे बारे में सिर्फ वही जानते हो जो लोग कहते हैं, और लोग बहुत कुछ कहते हैं आरव खन्ना। उनमें से ज्यादातर झूठ होता है। मैं आपको जानना चाहता हूं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी, जैसे वो कोई डील कर रहा हो, कोई प्रस्ताव रख रहा हो। मैं आपके बारे में सिर्फ वही जानता हूं जो इस शहर ने देखा है, लेकिन मैं वो देखना चाहता हूं जो इस शहर ने नहीं देखा। और मुझे लगता है कि आप भी वो देखना चाहती हैं जो आपने अब तक किसी को नहीं दिखाया। ये शब्द सुनकर सिया का चेहरा जरा सा सख्त हुआ। उसकी आंखों में वो चमक आई जो तब आती है जब कोई उसके उस हिस्से को छू लेता है जिसे उसने सालों पहले मर चुका समझ लिया था। वो खड़ी हुई और खिड़की की तरफ चल दी। उसने पर्दे को हल्का सा हटाया और बाहर देखा। शहर की रोशनियां अब धीरे धीरे बुझ रही थी। सुबह के आने के आसार थे, लेकिन अभी रात का साया पूरा था। वो कुछ देर चुप रही, फिर बिना मुंह घुमाए बोली, तुम क्या करते हो आरव खन्ना? तुम्हारा काम क्या है? आरव ने अपनी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, मैं एक अकाउंटेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी अपनी छोटी सी फर्म है। 3 लोग काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस के हिसाब रखते हैं। मैं किसी का पैसा नहीं छुपाता, किसी का टैक्स नहीं चुराता, बस जो कमाता है उसका सही हिसाब रखता हूं। सिया ने मुंह घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब हैरानी थी। एक अकाउंटेंट आधी रात को मुझसे शादी का प्रस्ताव रखने आता है? तुम्हारे पास शादी के लिए कोई और नहीं मिली? मिली थी, आरव ने कहा। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था, बहुत हल्का, जैसे वो किसी पुराने जख्म को छू रहा हो जो अब भर चुका है, लेकिन उसका निशान अब भी है। 3 साल पहले मेरी मंगेतर थी। उसका नाम पूजा था। वो एक बैंक में काम करती थी। एक दिन वो ऑफिस से लौट रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। उसने मना किया तो उन्होंने उसके साथ, और फिर उसे छोड़ दिया सड़क पर आधी रात को, लहूलुहान। सिया का चेहरा पत्थर का हो गया था। उसकी आंखों में वो ठंडक आ गई थी जो उसके दुश्मन देखते थे, लेकिन इस बार वो ठंडक किसी और के दर्द के लिए थी। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसे बोलने दिया। आरव ने अपनी किताब बंद कर दी और उसे अपने बगल में रख दिया। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, जैसे वो किसी ऐसी बात को दोबारा जी रहा हो जिसे वो भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया था। पूजा ने उन लोगों के खिलाफ केस किया था। पुलिस ने उसकी फरियाद ली थी, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन लोगों में से एक का नाम था संजय शेट्टी। आप शेट्टी को जानती हैं, मैडम? वो इस शहर के बड़े बिल्डरों में से एक है। आपकी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पास पैसा था, रिश्ते थे, ताकत थी। उन्होंने केस दबवा दिया, गवाहों को खरीद लिया और पूजा को बदनाम कर दिया कि वो खुद ही उनके पीछे भाग रही थी। सिया ने धीरे से कहा, पूजा अब कहाँ है? अब कहीं नहीं, आरव ने कहा। उसकी आवाज में अब वो दर्द साफ सुनाई दे रहा था जो उसने सालों छुपा रखा था। उसने खुद को जला लिया। 3 साल पहले, उसी रात जब उसे पता चला कि उसके खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया गया है, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, और सुबह तक वो जल चुकी थी। उसकी मौत का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, कोई खबर नहीं छपी, क्योंकि शेट्टी ने वहां भी अपने पैसे लगा दिए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो किसी बड़े दर्द के बाद आता है, जब शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ सांसें बचती हैं। सिया ने अपने हाथों को देखा, उन हाथों को जिन्होंने कई बार किसी की जान ली थी, और उसे लगा कि आज वो हाथ उस दर्द को छूने के लिए बेचैन हो रहे हैं जो इस आदमी के अंदर सालों से जल रहा था। और शेट्टी? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब वो धातु वाली ठंडक नहीं थी, बल्कि एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे वो किसी घाव पर मरहम रख रही हो। शेट्टी अब भी बड़ा बिल्डर है, आरव ने कहा। उसने अपना काम बढ़ाया है,
उसकी 3 और कंपनियां खुल गई हैं। वो अब शहर के सबसे बड़े ठेकेदारों में से एक है। उसके पास पैसा है, ताकत है और उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो, सिया ने कहा। उसकी आंखें अब आरव की आंखों में गहरे उतर चुकी थी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी चमक भी थी। उन आंखों की चमक जो बहुत दिनों से किसी उम्मीद को पाले हुए है और अब उस उम्मीद को साकार होते देख रही है। मैं उसका बिजनेस बर्बाद करना चाहता हूं, मैडम। उसकी हर कंपनी को, उसके हर ठेके को, उसकी हर सांस को ऐसा बनाना चाहता हूं कि वो रात को सो न सके। मैं उसे मारना नहीं चाहता। मारना तो बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि वो जीता रहे, लेकिन ऐसे जीता रहे कि उसकी जिंदगी उसके लिए जहन्नुम बन जाए। और ये मैं अकेले नहीं कर सकता। और तुम सोचते हो मैं कर सकती हूं? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी विडंबना थी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी बिल्डर का बिजनेस बर्बाद कर दूंगी? तुम जानते हो मैं क्या करती हूं, आरव खन्ना? मैं लोगों को मारती हूं, उनका बिजनेस नहीं बर्बाद करती। मैं सड़कों पर राज करती हूं, कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान फिर से आ गई थी, वही मुस्कान जो उसने पहली बार देखी थी। आप गलत हैं, मैडम। आप सिर्फ सड़कों पर राज नहीं करती। आपके पास वो ताकत है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जो मेरे लिए बंद है। आपके पास वो नाम है जिससे बैंकर भी डरते हैं, नेता भी डरते हैं और हां, बिल्डर भी डरते हैं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे हथियार नहीं मांग रहा हूं। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी बन जाए और आपका नाम मेरे साथ जुड़ जाए। बस इतना ही काफी होगा कि शेट्टी की नींद उड़ जाए। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो तब आती है जब कोई उसके सामने कोई ऐसा दाव रखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके सामने खड़ी हो गई और उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी ठुड्डी पर थी, उसकी आंखें उसकी आंखों में, और उसने बहुत धीरे से कहा, तुम जानते हो आरव खन्ना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को अपने सामने घुटने टेकते देखा है, बहुत से लोगों को मुझसे कुछ मांगते देखा है, लेकिन तुम पहले आदमी हो जो मुझसे कुछ मांगने से पहले मुझे कुछ देने आया है। मैंने क्या दिया? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी वही स्थिरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तुमने मुझे एक सच्चाई दी, सिया ने कहा। उसने उसका चेहरा छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गई। तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में किसी से नहीं सुनी। हर कोई जो मेरे पास आया उसने प्यार का नाम लिया, फिर उसने मुझसे कुछ छीना। तुम पहले आदमी हो जो सीधा कह रहा है कि तुम प्यार नहीं करते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी है। वो उसकी तरफ पीट करके फिर से खिड़की की तरफ चल दी। उसने खिड़की खोल दी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ गई। वो हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, उसके कुर्ते के पल्लू को हिला रही थी, लेकिन वो वही खड़ी रही बहुत देर तक। फिर उसने बिना मुंह घुमाए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगी, आरव खन्ना। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यही जवाब होगा। वो धीरे से खड़ा हुआ, उसने अपनी किताब उठाई और उसे अपनी जेब में रख लिया, और फिर उसने फलों की थैली उठाकर सिया की तरफ बढ़ा दी। तो फिर ये लीजिए मैडम, शादी के पहले गिफ्ट। सिया ने मुंह घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक अलग सी नरमी थी, जैसे वो किसी उस चीज को छू रही हो जिसे उसने बहुत दिनों से नहीं छुआ था। उसने फलों की थैली ले ली, उसमें से एक सेब निकाला, उसे देखा और फिर आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। वो मुस्कान उसकी उन तमाम मुस्कानों से अलग थी जो उसने अपनी जिंदगी में दी थी। ये मुस्कान किसी दुश्मन के लिए नहीं थी, किसी डराने के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत की मुस्कान थी
जिसे बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मिला था जो उससे कुछ छीनने नहीं बल्कि कुछ पाने के लिए आया था। सेब खाओगे? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी अपनापन था, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से पूछ रही हो। जरूर, आरव ने कहा, और वो दोनों उसी कमरे में उसी आधी रात के सन्नाटे में सेब के टुकड़े बांटते हुए बैठ गए, जैसे दुनिया की कोई ताकत उनके बीच ना आ सके, जैसे ये शादी सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी। एक ऐसी चीज की जिसका अंदाजा न तो सिया को था और न ही उस आदमी को जो उसके सामने बैठा था। अपनी किताब और अपने सच्चे इरादों के साथ सेब के टुकड़े उन दोनों ने चुपचाप खाए, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी अजीब सी झिझक के। सिया ने सेब को अपने हाथों में घुमाया, उसकी लाल छाल को देखा और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक प्लेट में रख लिया। उसने एक टुकड़ा अपने मुंह में रखा और दूसरा आरव की तरफ बढ़ा दिया। आरव ने वो टुकड़ा लिया और उसे खाते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके अंदर की उन बातों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो जो उसने अभी तक नहीं कही थी। उसकी नजर सिया के हाथों पर टिकी रही, उन हाथों पर जिन पर सालों की मेहनत की लकीरें थी, उन हाथों पर जो कभी किसी का खून पोंछती थी और आज किसी अजनबी के लिए सेब काट रही थी। सिया ने उसकी नजर को महसूस किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उठकर रसोई की तरफ चली गई, वहां से 2 गिलास पानी ले आई और एक गिलास आरव के सामने रख दिया। उसने अपना गिलास हाथ में लिया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन इस बार उसकी बैठने का अंदाज पहले से थोड़ा अलग था। पहले वो उसके सामने ऐसे बैठी थी जैसे कोई जज किसी मुलजिम के सामने बैठता है, लेकिन अब उसके कंधे थोड़े ढीले थे, उसकी सांसें थोड़ी धीमी थी, जैसे उसने उस दीवार को थोड़ा सा नीचे कर दिया हो जो उसने सालों पहले अपने चारों तरफ खड़ी कर ली थी। तुम्हारी ये फर्म कहाँ है? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक साधारण सी उत्सुकता थी, जैसे वो किसी नए जानने वाले से उसकी जिंदगी के बारे में पूछ रही हो। अंधेरी के उस तरफ आरव ने कहा, एक छोटा सा ऑफिस है, 3 कमरे, 4 कंप्यूटर और एक चपरासी जो सुबह चाय बनाता है और शाम को ऑफिस बंद करता है। बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से खुश था। सिया ने उसकी तरफ देखा, उसके शब्दों पर ध्यान देते हुए। अब खुश नहीं हो? आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने गिलास से पानी का एक घूंट पिया। उसने गिलास टेबल पर रखा और फिर सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो उसने पहले दिखाई थी। पूजा के बाद से खुशी शब्द का मतलब ही बदल गया है। मैडम, पहले मैं सोचता था कि खुशी का मतलब है अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, शाम को घर आकर अपनी मंगेतर के साथ बैठकर चाय पीना। अब मुझे समझ आ गया है कि खुशी का असली मतलब होता है उस इंसान को वो करके दिखाना जो उसके साथ हुआ, और जब तक वो नहीं हो जाता मैं खुशी का नाम भी नहीं ले सकता। सिया ने उसकी बात सुनी और उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्की थाप दी, जैसे वो कोई पुरानी याद ताजा कर रही हो। बदला लेना कोई आसान रास्ता नहीं होता आरव। मैंने बहुत से लोगों को बदला लेते देखा है और उनमें से ज्यादातर बदला लेते लेते खुद ही बदल जाते हैं। उनकी आंखों में जो आग होती है ना, वो आग उनके अपने घर को भी जला देती है। तुम तैयार हो उस आग में जलने के लिए? मैं पहले ही जल चुका हूं मैडम, आरव ने कहा। उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों से बड़ा होता है। 3 साल से मैं उसी आग में जल रहा हूं। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आग मुझे और जलाएगी या नहीं। मुझे बस इतना चाहिए कि जिसने वो आग लगाई वो भी उसी आग में जले। सिया ने उसकी तरफ बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस आदमी के अंदर किसी और को देख रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारे माता पिता है? कोई और है परिवार में? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। माँ है, वो पुणे में रहती है, छोटे से घर में अकेली।
पापा 5 साल पहले चल बसे थे। दिल का दौरा पड़ा था। मैं उनका इकलौता बेटा हूं, इसलिए मां की सारी उम्मीदें मुझ पर थी। पूजा के बाद जब मैं टूट गया था, तब भी मां ने मुझे संभाला था। उन्होंने कहा था कि बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना, चाहे कितनी भी बुरी घड़ी आए। मैंने उनसे झूठ बोला था कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं था। और अब जब मैं ये सब कर रहा हूं, तो मां को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है कि मैं अपनी फर्म में काम कर रहा हूं और सब ठीक है, और तुम उनसे ये सब छुपा कर रखोगे? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में एक अलग सी नरमी थी, जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रही हो। शादी के बाद भी मैं नहीं चाहता कि मां को कभी पता चले कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया। आरव ने कहा, वो बहुत सीधी औरत है। उनके लिए ये दुनिया बहुत बड़ी और बहुत क्रूर है। मैं उन्हें उस क्रूरता से दूर रखना चाहता हूं, भले ही मैं उस क्रूरता का हिस्सा बन रहा हूं। सिया ने उसकी बात सुनी और फिर उसने अपनी नजर खिड़की की तरफ कर ली, जहां से सुबह की पहली हल्की रोशनी आने लगी थी। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। आसमान का कालापन अब नीलेपन में बदल रहा था और शहर की रोशनियां एक एक करके बुझ रही थी। उसने देर तक उस बदलते हुए आसमान को देखा और फिर बोली, मैं भी कभी ऐसा सोचती थी आरव। मैं भी चाहती थी कि मेरे अपने लोग उस दुनिया से दूर रहें जिसमें मैं हूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये दुनिया किसी को भी अंदर आने का मौका नहीं देती, वो चाहे जितना भी छुपना चाहे। मेरा बेटा, मेरी मां, मेरे भाई, सबको कभी न कभी इस दुनिया ने छुआ, और जब वो छूती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ये सुनकर आरव की आंखें थोड़ी फैल गई, जैसे उसे किसी ऐसी चीज का पता चला हो जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। आपका बेटा, आपकी मां, मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। लोग तो बस आपकी ताकत की बात करते हैं, आपके डर की बात करते हैं। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान दुख से भरी थी। लोग सिर्फ वही जानते हैं जो मैं चाहती हूं कि वो जाने। मेरी ताकत के पीछे बहुत सारी कमजोरियां छिपी है आरव, और उन कमजोरियों को कोई नहीं जानता, इसलिए कोई मुझे हरा नहीं पाया। मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहता, वो पढ़ाई के लिए लंदन चला गया है, और मैंने उसे ये वादा किया था कि मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था जब मैं 16 साल की थी। उन्हें मेरे पिता के कारोबार से नफरत थी, और उन्होंने मुझे भी उसी नफरत से देखा। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। ये मेरी कमजोरियां है आरव। ये वो जख्म है जो कभी भरते नहीं, बस दिखना बंद हो जाते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ सच्चाई नहीं थी, बल्कि एक अलग सी समझ थी, जैसे वो उस औरत को उसके सारे ठाट बाट के पीछे छिपे उस बच्चे को देख रहा था, जो कभी 16 साल की थी और जिसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। उसने कुछ देर चुप रहकर सिया की बात को अपने अंदर उतारा और फिर धीरे से बोला, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? मैडम? पूछो, सिया ने कहा। उसकी आवाज में अब वो ठंडक नहीं थी जो उसकी पहचान थी, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट थी जो शायद उसने सालों पहले खो दी थी। आपने मेरी शादी का प्रस्ताव क्यों मान लिया? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में सच्ची उत्सुकता थी। आप मुझे जानती भी नहीं है। मैं आपके सामने आया, कुछ बातें कही और आपने हां कह दी। ये आपके जैसे इंसान के लिए बहुत आसान फैसला नहीं हो सकता। सिया ने उसकी तरफ देखा और फिर वो खड़ी हो गई। वो खिड़की के पास गई और पर्दे को पूरा खोल दिया। सुबह की पहली किरण अब कमरे में आ रही थी, उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बालों में सोने का रंग भर रही थी। वो कुछ देर उस धूप में खड़ी रही, जैसे वो उस गर्माहट को अपने अंदर समेट रही हो, और फिर बिना मुंह घुमाए बोली, मैंने तुम्हारी बातों में झूठ नहीं देखा आरव। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को झूठ बोलते देखा है। मुझे उनकी आंखों में झूठ दिख जाता है, उनकी सांसों में झूठ सुनाई दे जाता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने सिर्फ दर्द देखा, दर्द और एक अजीब सी सच्चाई।
और दूसरी बात, मैं भी थक गई हूं आरव। मैं थक गई हूं उन लोगों से जो मेरे पास पैसे के लिए आते हैं, ताकत के लिए आते हैं, नाम के लिए आते हैं। तुम मेरे पास कुछ नहीं मांगने आए थे, तुम सिर्फ अपना दर्द लेकर आए थे और एक प्रस्ताव रखा था। और उस प्रस्ताव में मुझे अपने जैसा ही कोई दिखा, जो किसी को हराने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगाने को तैयार है। वो घूमी और आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई बहुत दिनों बाद किसी को अपना हमसफर चुनता है। मैं तुमसे शादी इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम वो आदमी हो जो मुझे धोखा नहीं देगा। तुमने मुझसे प्यार का झूठ नहीं बोला। तुमने मुझसे सीधा कहा कि तुम प्यार नहीं करते, और ये सच्चाई मेरे लिए उस झूठ से 1000 गुना बड़ी है जो हर कोई मुझे देता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो स्थिरता थी जो उसकी पहचान थी, लेकिन उसके साथ एक नई चीज भी थी, एक अलग सी नरमी, जैसे वो उस औरत को उसकी तमाम ताकत के बीच उसकी कमजोरी को भी देख रहा था और उस कमजोरी का सम्मान कर रहा था। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा मैडम। मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने आया हूं, आपसे कुछ छीनने नहीं। हो सकता है कि ये शादी एक अग्रीमेंट से शुरू हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अग्रीमेंट से बढ़कर कुछ बने। हो सकता है कि एक दिन मैं आपसे प्यार करने लगूं, या हो सकता है कि आप मुझसे करने लगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ रहने दे, अपने साथ खड़े रहने दे। सिया ने उसकी तरफ देखा और फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो मुस्कान उसकी उन तमाम मुस्कानों से अलग थी जो उसने अपनी जिंदगी में दी थी। ये मुस्कान न तो किसी दुश्मन के लिए थी, न किसी डराने के लिए थी, न किसी को झुठलाने के लिए थी। ये मुस्कान उस औरत की थी जिसने बहुत दिनों बाद किसी पर भरोसा करने का फैसला किया था, और उस फैसले में उसे अपनी तमाम ताकत से ज्यादा हिम्मत लग रही थी। वो उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई, इतनी करीब कि उसके हाथ उसके हाथों को छू रहे थे। उसने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया, उसकी उंगलियों को महसूस किया, उसकी हथेली की गर्माहट को अपने अंदर उतारा और फिर बहुत धीरे से कहा, ठीक है आरव खन्ना, हम ये शादी करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए, आरव ने कहा। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो उस शर्त को सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हो। सिया ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ेगा, तुम्हारी हर मुश्किल मेरी मुश्किल होगी, तुम्हारा हर दुश्मन मेरा दुश्मन होगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं। क्या? सच्चाई, सिया ने कहा। उसकी आवाज में अब वो धातु वाली ठंडक वापस आ गई थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी गर्माहट भी थी। मुझसे कभी झूठ मत बोलना आरव, चाहे वो कितना भी छोटा झूठ हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी सच्चाई हो। मुझे झूठ से नफरत है, और जो मुझसे झूठ बोलता है वो मेरे सामने जिंदा नहीं रहता। तुमने आज मुझसे सच कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और इसी सच्चाई ने तुम्हें मेरे सामने जिंदा रखा। अगर कभी तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये मेरी शर्त है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी। उसने सिर हिलाया और बहुत साफ आवाज में कहा, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा मैडम, भले ही वो सच्चाई मेरे खिलाफ ही क्यों न जाए, भले ही वो सच्चाई आपको मुझसे दूर कर दे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसने उसकी आंखों की गहराई को नापा, उसकी पुतलियों के फैलाव को देखा, उसकी सांसों की रफ्तार को महसूस किया, और फिर उसे यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है। वो खड़ी हुई और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कोई डील पक्की कर रही हो, जैसे कोई अग्रीमेंट साइन कर रही हो। तो फिर ये रहा हमारा वादा, उसने कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी हथेली की गर्माहट को अपने अंदर उतारा
और फिर धीरे से बोला, ये वादा मैं निभाऊंगा मैडम, चाहे जो हो जाए। उन दोनों के हाथों का वो मिलन उस छोटे से कमरे में, उस सुबह की पहली धूप में, उस अजीब से मौन में किसी अग्रीमेंट से ज्यादा किसी उस शुरुआत की तरह लग रहा था जिसका अंदाजा न तो सिया को था और न ही उस आदमी को जो उसके सामने बैठा था। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जहां हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर धोखा था, हर रास्ते पर खून था। लेकिन उस वक्त, उस सुबह की पहली किरण में उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की जरूरत दिख रही थी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत। सुबह की धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। उसने हर कोने को, हर दीवार को, हर उस चीज को छू लिया था जो उस रात की काली छाया में छिपी हुई थी। सिया के हाथों की गर्माहट अब भी आरव की हथेली में महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ वापस लिया और उस आदमी की तरफ देखा जो अब उसका होने वाला पति था। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी, वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां दर्द सालों से जमा था और जिसे उसने किसी को दिखने नहीं दिया था। सिया ने सोचा कि शायद यही वो आदमी था जिसकी उसे तलाश थी, या शायद यही वो आदमी था जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। लेकिन उसे इस वक्त कोई पछतावा नहीं था। वो उठी और रसोई की तरफ चल दी। उसने चूल्हा जलाया, चायदानी में पानी चढ़ाया और 2 कप निकाल लिए। उसकी हरकतों में वही सफाई थी जो उसके हर काम में होती थी, लेकिन आज उनमें एक अलग सी कोमलता भी थी, जैसे वो किसी बहुत पुराने काम को बहुत दिनों बाद कर रही हो। उसने सोचा कि आखिरी बार उसने किसी के लिए चाय कब बनाई थी। शायद तब जब उसका बेटा छोटा था, शायद तब जब उसकी मां अभी उससे नाराज नहीं हुई थी, शायद तब जब उसकी जिंदगी में सिर्फ साधारणपन था और माफिया साम्राज्य सिर्फ एक सपना था। उसने चायदानी में इलायची डाली, अदरक कद्दूकस किया और धीमी आंच पर चाय को उबलने दिया, जैसे वो उस पल को लंबा करना चाहती हो, जैसे वो उस सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहती थी जो उन दोनों के बीच अब एक नई भाषा की तरह बोल रहा था। आरव उसी जगह बैठा रहा। उसने अपनी किताब को फिर से खोला था, लेकिन उसके पन्ने नहीं पलट रहे थे। उसकी निगाहें किताब पर टिकी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रहा था कि उसने अभी जो किया वो सही किया या गलत। उसने उस औरत के सामने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी रख दी थी, अपने दर्द को उसके सामने नंगा कर दिया था, और अब वो उसके हाथों में था पूरी तरह से। अगर सिया ने उसे ठुकरा दिया होता तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हाँ कह दी थी, और ये हाँ उसके लिए उम्मीद से ज्यादा एक जिम्मेदारी थी। उसने सोचा कि वो इस रिश्ते को कैसे निभाएगा, कैसे उस औरत के साथ खड़ा होगा जो खुद अपने दम पर सारी दुनिया को मात दे रही थी, और कैसे वो अपनी मां को ये बताएगा कि उसका बेटा अब मुंबई की सबसे बड़ी माफिया मलिका का पति बनने जा रहा है। सिया चाय की 2 प्याली लेकर आई, एक उसके सामने रखी और दूसरी अपने हाथों में लेकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने चाय की पहली चुस्की ली और फिर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी शरारत थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। तुम चाय में शक्कर लेते हो? हाँ, 1 चम्मच, आरव ने कहा। उसने अपनी किताब बंद कर दी और चाय की प्याली अपने हाथों में ले ली। उसने एक घूंट पिया और फिर उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी बनी है, मां के हाथ की चाय की याद दिला दी। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने भी अपनी मां से सीखी थी चाय बनाना। वो कहती थी कि चाय में इलायची और अदरक का सही मिश्रण ही असली चाय की पहचान होती है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनसे सीखने का वक्त बहुत कम मिला। आरव ने उसकी बात सुनी और फिर चुपचाप चाय पीता रहा। उसने सोचा कि इस औरत के अंदर कितनी परतें हैं, कितने जख्म हैं, कितनी वो बातें हैं जो उसने किसी को नहीं बताई होंगी। वो उन परतों को एक एक करके खोलना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ये कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं था। ये वो सफर था जिसमें वक्त लगेगा,
भरोसा लगेगा, और शायद उससे भी ज्यादा कुछ। चाय खत्म होने के बाद सिया ने प्यालियां एक तरफ रख दी और आरव की तरफ देखा। अब तुम जाओ आरव, बहुत देर हो गई, तुम्हें आराम की जरूरत है। और हाँ, कल शाम को मेरे ऑफिस आ जाना, वहां हम शादी की तारीख और बाकी सब बातें तय करेंगे। आरव खड़ा हुआ, उसने अपनी किताब जेब में रखी और फलों की थैली में से एक सेब निकालकर सिया के सामने रख दिया। ये आपके लिए, मैं कल शाम आपके ऑफिस आ जाऊंगा। और मैडम, एक बात और। क्या? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो उसने पहली बार दिखाई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, वो सच था, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद प्यार का मतलब सिर्फ वो एहसास नहीं होता जो हम फिल्मों में देखते हैं। शायद प्यार का मतलब किसी के दर्द को समझना भी होता है, किसी के साथ खड़े रहने का हौसला रखना भी होता है, और मैं आपके साथ खड़े रहने का हौसला रखता हूं। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ चल दिया। उसके कदम उतने ही शांत थे जितने आते वक्त थे। उसकी चाल में वही स्थिरता थी, वही भरोसा था। सिया उसे जाते हुए देखती रही। उसने देखा कि कैसे उसने दरवाजा खोला, कैसे उसने भूपेंद्र की तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया, और कैसे वो उस सुबह की धूप में गायब हो गया, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। लेकिन वो आया था, और उसने उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। दरवाजा बंद होते ही भूपेंद्र अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो सिया के सामने खड़ा हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, मैडम, ये आदमी कौन है और ये शादी क्या है? मैं आपको पिछले 12 सालों से जानता हूं। आपने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो इतना जल्दबाजी में हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो ठंडक नहीं थी जो उसके सामने रखती थी, बल्कि एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रही थी और आखिरकार वो चीज आ गई थी। भूपेंद्र, तुम मुझसे पूछ रहे हो या मुझे रोक रहे हो? मैं पूछ रहा हूं मैडम, भूपेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। मैं आपकी परवाह करता हूं। ये आदमी हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, ये हमारी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। आप उस पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? भरोसा? सिया ने दोहराया। वो खिड़की की तरफ चल दी और बाहर देखने लगी। भरोसा कोई चीज नहीं है जो मैं किसी को दे दूं, भूपेंद्र। भरोसा वो चीज है जो वक्त के साथ बनती है, और मैंने आज उस आदमी में वो चीज देखी जो मैंने बहुत दिनों से किसी में नहीं देखी। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर मुझे लगा कि शायद यही वो आदमी है जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। भूपेंद्र ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि जब उसकी मैडम किसी फैसले पर आ जाती है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी जिम्मेदारी उसे हर उस खतरे से आगाह करना था जो उसकी मैडम के रास्ते में आ सकता था। मैडम, मैं आपका वफादार हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यह आदमी जितना सीधा दिख रहा है उतना है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब तक वक्त न बता दे मैं उस पर नजर रखूंगा। आपकी इजाजत हो तो। सिया ने मुंह घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, जैसे वो उसकी वफादारी को सलाम कर रही हो। रखो नजर, भूपेंद्र, लेकिन ध्यान रखना, वो मेरा होने वाला पति है, मेरा दुश्मन नहीं। उसे कोई नुकसान न पहुंचे। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और वो कमरे से बाहर चला गया। अब सिया अकेली थी। उसने खिड़की के पास खड़े होकर सुबह की धूप को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आदमी के चेहरे को याद किया जो अभी यहां से गया था। उसकी साधारण सी शर्ट, उसकी चौकोर चश्मे वाली आंखें, उसकी शांत मुस्कान और उसकी आवाज में वो दर्द जो उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी और की आवाज में नहीं सुना था। उसे लगा
कि शायद यही वो मौका था जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी, या शायद यही वो गलती थी जो उसकी सारी ताकत को चूर चूर कर देगी। लेकिन उसने सोचा कि अगर गलती करने से डरोगे तो सही कभी नहीं कर पाओगे, और उसने अपनी जिंदगी में डर को कभी जगह नहीं दी थी। वो अपने कमरे में गई, उसने अपने कपड़े बदले और फिर उस डेस्क के पास बैठ गई जहां उसके सारे कागजात रखे होते थे। उसने एक सफेद कागज निकाला और उस पर लिखना शुरू किया, शादी का इजहारनामा। उसने सोचा कि ये शादी सिर्फ उसके और आरव के बीच नहीं होगी, ये शादी पूरे शहर के सामने होगी, ताकि हर कोई जाने कि सिया राठौर की जिंदगी में अब एक नया नाम जुड़ गया है, और जो भी उस नाम के खिलाफ जाएगा वो सिया के खिलाफ जाएगा। उसने कलम उठाई और उस पर अपने हस्ताक्षर किए। उसके हस्ताक्षर उतने ही साफ थे जितने उसके फैसले होते थे, और उतने ही खतरनाक भी। उसने कागज को फोल्ड किया और उसे अपनी अलमारी में रख दिया, और फिर वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद होते ही उसके सामने वो चेहरा आ गया, वो आंखें आ गई, वो आवाज आ गई जिसने उससे कहा था, मैं आपसे प्यार नहीं करता। उसने सोचा कि ये शब्द उसकी जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं कहे थे, और आज एक अजनबी ने कहकर उसे वो एहसास दिला दिया था जो सालों से किसी ने नहीं दिलाया था। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे नींद में खो गई, उस नींद में जो बहुत दिनों के बाद उसे शांति दे रही थी, उस शांति में जो किसी अजनबी के आ जाने से आई थी, उस शांति में जो शायद उसके जैसी औरत को कभी मिलती ही नहीं, लेकिन आज मिल गई थी। बाहर सुबह का सूरज अब पूरे आसमान में फैल चुका था। उसकी किरणें उस घर की हर दीवार को छू रही थी, हर उस चीज को जगा रही थी जो रात भर सोई हुई थी। लेकिन उस घर के अंदर, उस छोटे से कमरे में, सिया राठौर पहली बार किसी ऐसे सपने में खो गई थी जिसमें न कोई माफिया था, न कोई हथियार था, न कोई डर था। बस एक आदमी था, एक साधारण सी शर्ट में, एक किताब हाथ में, और उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। सिया की नींद उस वक्त खुली जब दोपहर की धूप उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी और उसकी आंखों के ऊपर कोई हाथ फेर रहा था। उसने आंखें खोली तो सामने भूपेंद्र खड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी और उसके चेहरे पर वही चिंता थी जो आज सुबह भी थी। सिया ने करवट बदली और घड़ी देखी। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। उसने सुबह के करीब 9 बजे सोने की कोशिश की थी और अब वो 4 घंटे से भी कम सो पाई थी। उसने भूपेंद्र की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उठ बैठी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरे पर नींद की रेखाएं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था जो उसकी पहचान था। क्या हुआ? सिया ने पूछा। उसकी आवाज में अब वो सख्ती वापस आ गई थी जो उसके कामकाज की दुनिया की पहचान थी। भूपेंद्र ने चिट्ठी उसके सामने रख दी और धीरे से बोला, मैडम, सुबह आपके सोने के बाद मैंने उस आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाया। आरव खन्ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंधेरी में एक छोटी सी फर्म है। 3 साल पहले उसकी मंगेतर की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो अकेला रहता है। उसकी मां पुणे में रहती है। उसका कोई खास सोशल सर्कल नहीं है, न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ती। बिल्कुल साधारण आदमी है जैसा उसने बताया था। सिया ने चिट्ठी की तरफ देखा। उसने उसे खोला और उसमें लिखी बातों को पढ़ा। वहां आरव के बारे में कुछ और बातें थी। उसके बैंक स्टेटमेंट, उसकी प्रॉपर्टी के कागजात, उसके टैक्स रिटर्न, सब कुछ जो भूपेंद्र ने सुबह भर में जुटा लिया था। सिया ने सारे कागजात देखे और फिर उन्हें एक तरफ रख दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि यही सब निकलेगा। और क्या पता चला? उसने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन वो उत्सुकता भी उसी सख्ती में लिपटी हुई थी। भूपेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, मैडम, मैंने उसके ऑफिस के आसपास के लोगों से बात की, उसके पड़ोसियों से बात की। सबने एक ही बात कही कि वो बहुत शांत और सीधा आदमी है। कोई उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, लेकिन एक बात है
जो मुझे अजीब लगी। क्या 3 साल पहले जब उसकी मंगेतर की मौत हुई थी, उसने पुलिस में केस दर्ज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन केस दब गया था। उसके बाद वो चुप हो गया था। कोई हलचल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस अपनी फर्म में काम करता रहा। लेकिन पिछले 6 महीने से वो अक्सर शेट्टी ग्रुप के ऑफिस के आसपास देखा गया है। उनके बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाता रहा है। कई बार उनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट भी भेजी है गवर्नमेंट ऑफिस में, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। वो आदमी बदले की आग में जल रहा है, मैडम, और उसने आपको उस आग का ईंधन बनाने का सोचा है। सिया ने भूपेंद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी समझ थी, जैसे वो उस आदमी के दर्द को पहले से जानती हो। तुम क्या कहना चाहते हो भूपेंद्र? मैं ये कहना चाहता हूं मैडम कि ये आदमी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपकी ताकत का सहारा लेकर अपना बदला पूरा करना चाहता है, और जब उसका काम हो जाएगा तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको ठेस पहुंचे। सिया खड़ी हुई। उसने अपने बालों को सहलाया और बाथरूम की तरफ चल दी, लेकिन रास्ते में रुक गई और बिना मुंह घुमाए बोली, भूपेंद्र, तुम सोचते हो मैं ये नहीं जानती? भूपेंद्र चुप हो गया। उसने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। सिया ने मुंह घुमाया और उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो तब आती है जब कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। मैं जानती हूं कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं जानती हूं कि उसकी शादी का प्रस्ताव सिर्फ बदला लेने के लिए है। मैं जानती हूं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता और शायद कभी करेगा भी नहीं। लेकिन तुम जो बात नहीं जानते वो ये है कि मैं भी उसे इस्तेमाल करना चाहती हूं। भूपेंद्र के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसने सोचा कि शायद उसने सही से सुना नहीं, लेकिन सिया की आंखों में वो चमक थी जो तब आती है जब वो कोई बड़ा दाव खेलने वाली होती है। बैठो भूपेंद्र, सिया ने कहा। वो अपने बिस्तर के किनारे बैठ गई और उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूं। भूपेंद्र बैठ गया। उसके अंदर उत्सुकता और चिंता दोनों थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसकी मैडम जब कुछ कहना चाहती है तो उसे चुप रहकर सुनना ही सबसे अच्छा होता है। सिया ने अपने हाथों को देखा। उन हाथों पर सालों की मेहनत की लकीरें थी। उन हाथों ने कई बार किसी की जान ली थी, कई बार किसी की जान बचाई थी, और आज उन हाथों ने किसी अजनबी के लिए सेब काटे थे। उसने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। मैं अकेली थक गई हूं भूपेंद्र। ये शहर, ये ताकत, ये सारा साम्राज्य, ये सब मैंने अकेले खड़े होकर बनाया है। लेकिन अकेले खड़े रहने की एक सीमा होती है। जब तुम हर दिन 100 लोगों के सामने मैडम बनकर खड़ी होती हो, जब तुम्हारे सामने हर कोई सिर झुकाता है, तो तुम भूल जाती हो कि तुम भी एक औरत हो। तुम्हें भी किसी का सहारा चाहिए, तुम्हें भी किसी के कंधे की जरूरत है। भूपेंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी जो उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो अपने अंदर के उस हिस्से को बाहर निकाल रही हो जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था। ये आदमी आरव, सिया ने आगे कहा, ये मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया। ये मेरे पास अपना दर्द लेकर आया, अपना बदला लेकर आया, और उस दर्द में मुझे अपना दर्द दिखा। मैं भी कभी किसी से बदला लेना चाहती थी भूपेंद्र। मैं भी कभी उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। लेकिन मैं अकेली थी, मेरे पास कोई नहीं था, और मैंने वो बदला अपने तरीके से लिया। लेकिन उस बदले ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी। उसने मुझे और अकेला कर दिया। वो खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई। उसने पर्दा हटाया और बाहर देखा। शहर की चहल पहल अब अपने पूरे शोर में थी। गाड़ियां थी, लोग थे, हर तरफ भागदौड़ थी। लेकिन उसके इस घर में सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो सालों से उसका साथी बना हुआ था। मैं उस आदमी को अपना नाम दूंगी,
भूपेंद्र, उसने कहा। उसकी आवाज में अब वो सख्ती वापस आ गई थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी कोमलता भी थी। उसका नाम मेरे साथ जुड़ेगा, उसका दुश्मन मेरा दुश्मन होगा और मैं उसकी हर लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन बदले में मैं उससे वो चीज लूंगी जो मैंने सालों से किसी से नहीं ली। मैं उससे एक परिवार लूंगी, मैं उससे एक ऐसा रिश्ता लूंगी जहां मैं सिर्फ मैडम नहीं हूं बल्कि एक औरत हूं। और अगर वो मुझे धोखा देता है तो मैं उसे उसकी ही आग में जला दूंगी। भूपेंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब चिंता से ज्यादा सम्मान था। वो जानता था कि उसकी मैडम ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है और उसका काम उस फैसले का सम्मान करना था, भले ही उसे वो फैसला सही लगे या गलत। वो खड़ा हुआ और सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी मर्जी मैडम, मैं आपके साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्का सा दबाया। ये इशारा उसके लिए बहुत कुछ कह रहा था। तैयारी करो भूपेंद्र, शाम को उससे मिलने के लिए मुझे ऑफिस जाना है। और हां, शेट्टी के बारे में भी पता करो, उसके बिजनेस की हर डिटेल, उसके कमजोर पॉइंट्स, उसके वो रास्ते जहां से वो सबसे ज्यादा डरता है। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर वो आदमी क्या है जिसने मेरे होने वाले पति की जिंदगी तबाह कर दी। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। अब सिया अकेली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके सामने आरव का चेहरा आ गया। उसकी वो आंखें जिनमें दर्द था लेकिन हार नहीं थी। उसकी वो आवाज जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसने सोचा कि ये शायद सबसे अजीब शादी होगी इस शहर की, जहां दूल्हा दुल्हन से प्यार नहीं करता और दुल्हन दूल्हे को बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। उसने नहाया, कपड़े बदले और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी शुरुआत के दरवाजे पर खड़ी हो और उसे पता था कि एक बार उस दरवाजे को खोल दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। सिया का ऑफिस उसके घर से बिल्कुल अलग दुनिया थी, जहां उसका घर उसकी नरमी और अकेलेपन की कहानी कहता था, वही उसका ऑफिस उसकी ताकत और सख्ती का सबूत था। साउथ मुंबई की उस ऊंची इमारत की पूरी 10वीं मंजिल उसकी थी। उस मंजिल पर जाने के लिए 3 सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार करने पड़ते थे। हर चेक पॉइंट पर उसके आदमी तैनात थे जो बिना आईडी के किसी को भी अंदर नहीं आने देते थे। लिफ्ट से निकलते ही एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर सोने के रंग में लिखा था, राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनने में जितना साधारण लगता था उतना ही खतरनाक था असलियत में, क्योंकि इसी नाम के पीछे छिपा था पूरे मुंबई का वो अंडरवर्ल्ड जहां से होकर करोड़ों का कारोबार गुजरता था। वो कारोबार जो कागजों पर बिल्कुल साफ दिखता था, लेकिन असल में उसकी जड़ें बहुत गहरी थी। सिया जब ऑफिस पहुंची तो उसके सामने ही उसका सेक्रेटरी नीना खड़ी थी। उसके हाथ में फाइलों का ढेर था और उसके चेहरे पर वही व्यस्तता थी जो हर दिन होती थी। नीना पिछले 7 सालों से सिया के साथ थी। वो उसकी हर मुश्किल को जानती थी, उसके हर गुस्से को समझती थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो उससे कभी नहीं डरी थी। सिया ने नीना की तरफ देखा और उससे फाइलें ले ली। उसने उन्हें पलटा, कुछ पन्ने देखे और फिर वापस कर दिए। आज शाम को मेरे पास एक मीटिंग है नीना, सिया ने कहा। उसकी आवाज में वही सख्ती थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी गर्माहट भी थी जो सिर्फ नीना के लिए होती थी। एक आदमी आएगा, उसका नाम आरव खन्ना है। उसे सीधा मेरे केबिन में भेज देना, बिना किसी रोक टोक के। नीना ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि सिया जब खुद कुछ बताना चाहेगी तो बता देगी। सिया अपने केबिन में गई। उसने अपना बैग एक तरफ रखा और डेस्क के पीछे वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका केबिन उसकी जिंदगी की तरह था, बाहर से साधारण लेकिन अंदर से बहुत कुछ छुपाए हुए।
एक तरफ दीवार पर उसके पिता की तस्वीर लगी थी, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी आंखों में वही तेज था जो सिया की आंखों में था। उसके नीचे लिखा था, जो अपना खुद का खून नहीं बहा सकता वो दूसरों का खून कैसे बहाएगा। ये वो सीख थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। ये वो सीख थी जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी खड़ी कर दी थी। उसने अपनी डेस्क पर रखे कागजात देखना शुरू किया। वहां उसके कारोबार से जुड़े हर छोटे बड़े काम की फाइलें थी। कुछ कानूनी थी, कुछ उससे भी ज्यादा कानूनी, लेकिन सभी उसकी निगरानी में चल रहे थे। उसने लगभग 2 घंटे तक फाइलें देखी, कुछ पर साइन किए, कुछ को वापस भेज दिया और कुछ को बाद के लिए रख लिया। उसके बीच में भूपेंद्र भी आया। उसने उसे शेट्टी के बारे में इकट्ठा की गई जानकारी का एक बंडल दे दिया। सिया ने उसे एक तरफ रखा और कहा कि वो बाद में देखेगी। शाम के करीब 5 बज रहे थे जब नीना ने अंदर आकर बताया कि आरव खन्ना आ गए हैं। सिया का दिल एक बार तेज धड़का। उसने सोचा कि ये कैसी अजीब बात है कि वो जिससे हजारों लोग डरते हैं, वो आज एक साधारण से अकाउंटेंट से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। उसने नीना से कहा कि उसे अंदर भेज दे और फिर उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा सीधा होकर बैठ गई। उसने अपने कुर्ते के पल्लू को ठीक किया, अपने बालों को सहलाया और फिर अपने चेहरे पर वो मुस्कान ले आई जो उसकी पहचान थी। न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, बस उतनी भर जो ये बता सके कि सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके सामने छोटा ही है। आरव ने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आया। उसने वही साधारण सी नीली शर्ट पहनी थी, लेकिन इस बार उसने कोट भी पहन रखा था। शायद इसलिए कि वो ऑफिस आ रहा था, या शायद इसलिए कि वो सिया के सामने थोड़ा और संभल कर आना चाहता था। उसके हाथ में आज कोई फल नहीं था, कोई किताब नहीं थी, बस एक छोटा सा फाइल था जिसमें कुछ कागजात रखे हुए थे। उसने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, वही शांत मुस्कान थी, लेकिन इस बार उनमें एक अलग सी चमक भी थी, जैसे वो उस दिन के इंतजार में था जब उसका सपना सच होने वाला था। नमस्ते मैडम, आरव ने कहा। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी जो कल रात थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी सी औपचारिकता भी थी। शायद इसलिए कि वो उसके ऑफिस में था, उसके इलाके में। सिया ने उसकी तरफ देखा और अपने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो आरव, तुम समय पर आ गए, ये अच्छी बात है। मैं उन लोगों की आदी नहीं हूं जो देर से आते हैं। आरव बैठ गया। उसने फाइल अपने सामने रख ली और फिर सिया की तरफ देखा। उसकी नजर सिया के पीछे दीवार पर लगी उसके पिता की तस्वीर पर गई। उसने उसे देखा, उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर उसकी तरफ देखा। आपके पिताजी बहुत दूरदर्शी लगते हैं, ये लाइन बहुत गहरी है। सिया ने पीछे मुड़कर तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी जो वो जल्दी से छुपा लिया। हाँ, वो बहुत समझदार थे। उन्होंने मुझे ये दुनिया सिखाई, ये खेल सिखाया, और फिर एक दिन वो इस खेल में ही खो गए। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके दर्द को समझ रहा हो, जैसे वो उसे बता रहा हो कि वो इस बारे में बात करने के लिए तैयार है जब वो खुद तैयार हो। सिया ने अपनी डेस्क पर रखी चाय की प्याली उठाई। उसने एक घूंट पिया और फिर प्याली वापस रख दी। उसने आरव की तरफ देखा और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगवा लिया है आरव। तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी फर्म, तुम्हारा हर छोटा बड़ा डिटेल। आरव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस सिर हिलाया और कहा, यह तो आपका हक था मैडम। आप किसी अजनबी से शादी नहीं कर सकती बिना उसके बारे में जाने। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा था, इसलिए आपको कुछ भी अजीब नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारे बारे में एक बात अजीब लगी, सिया ने कहा। उसकी आंखें अब आरव की आंखों में गहरे उतर रही थी। तुम पिछले 6 महीने से शेट्टी के पीछे पड़े हो, उसके ऑफिस के आसपास घूमते हो, उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाते हो, गवर्नमेंट ऑफिस में उसके खिलाफ शिकायतें भेजते हो।
तुम बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो और तुमने मुझे उस बदले का हथियार बनाने का सोचा है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, बस वही सच्चाई थी जो उसने पहली रात दिखाई थी। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सच है। मैं बदला लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस बदले में मेरी साथी बने। लेकिन मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। मैंने आपको बता दिया कि मुझे आपकी ताकत चाहिए। मैंने कोई चाल नहीं चली मैडम। मैं सीधा आपके सामने आया और अपनी मांग रख दी। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो तब आती है जब कोई आपके सामने इतना सच बोल दे कि आप उस पर गुस्सा ही नहीं कर सकते। तुम बहुत सीधे हो आरव। इतने सीधे आदमी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे हैं और ये सीधापन ही है जिसने तुम्हें मेरे सामने जिंदा रखा है। उसने अपनी डेस्क की दराज खोली और उसमें से वो सफेद कागज निकाला जिस पर उसने सुबह लिखा था, शादी का इजहारनामा। उसने वो कागज आरव के सामने रख दिया और कहा, ये पढ़ो, ये हमारी शादी की शर्तें हैं। आरव ने कागज उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उस कागज पर कुल 5 शर्तें लिखी थी। पहली शर्त थी, शादी के बाद आरव का नाम सिया के साथ जुड़ेगा और वो उसके हर काम में उसका साथ देगा। दूसरी शर्त थी, आरव सिया से कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे वो सच कितना भी कड़ा क्यों न हो। तीसरी शर्त थी, सिया आरव के दुश्मनों से उसकी हर लड़ाई लड़ेगी और बदले में आरव सिया के साम्राज्य में कभी दखल नहीं देगा। चौथी शर्त थी, ये शादी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होगी बल्कि दुनिया के सामने पूरी तरह से असली दिखेगी, यानी सारे रीति रिवाज, सारी रस्में, सब कुछ होगा। और 5वीं शर्त थी, अगर कभी इनमें से कोई शर्त टूटी तो दूसरे पक्ष को यह हक होगा कि वो ये रिश्ता खत्म कर सकता है बिना किसी सवाल के। आरव ने सारी शर्तें पढ़ ली। उसने कागज वापस सिया के सामने रख दिया और उसकी तरफ देखा। मैं मानता हूं मैडम, हर शर्त मानता हूं, लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी उत्सुकता थी। क्या? मैं चाहता हूं कि यह शादी सिर्फ एक अग्रीमेंट न रहे, आरव ने कहा। उसकी आवाज में वही स्थिरता थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी गर्माहट भी थी। मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस रिश्ते को मौका दें। मैं नहीं जानता कि मैं आपसे प्यार कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं और हो सकता है कि आप भी मुझसे करने लगे। लेकिन अगर हम दोनों ने कोशिश ही नहीं की तो ये रिश्ता हमेशा एक सौदा बनकर रह जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी शादी सिर्फ एक सौदा हो। सिया ने उसकी तरफ बहुत देर तक देखा। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी जो उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उसके शब्दों को अपने अंदर उतार रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत अजीब आदमी हो आरव खन्ना। तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और फिर कहते हो कि तुम कोशिश करना चाहते हो। तुम मुझसे बदले के लिए शादी कर रहे हो और फिर चाहते हो कि ये रिश्ता सिर्फ सौदा न रहे। तुम क्या चाहते हो असल में? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली रात थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मैडम कि मैं ईमानदार रहूं। मैं आपसे झूठ बोलकर आपका दिल जीत सकता था। मैं आपसे प्यार का नाटक कर सकता था और आप शायद उस नाटक में आ जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको सच बता दिया और अब मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई पर हम एक रिश्ता बनाएं, भले ही वो रिश्ता प्यार से शुरू न हो रहा हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो उसने कल रात भी दी थी जब उसने आरव को सेब का टुकड़ा दिया था। ठीक है आरव, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं। हम कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, कोशिश का मतलब यह नहीं कि हम झूठ बोलें। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते तो सीधा कह देना, और अगर मुझे लगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती तो मैं भी सीधा कह दूंगी।
ये हमारे बीच सबसे बड़ी सच्चाई होगी। आरव ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो उसकी पहचान थी। उसने अपने सामने रखी फाइल खोली और उसमें से कुछ कागजात निकाले। ये मैं आपको देना चाहता था मैडम। ये शेट्टी के बिजनेस के वो पहलू हैं जो कागजों पर नहीं दिखते। मैंने 3 साल में जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो सब यहाँ। उसकी ब्लैक मनी की डिटेल्स, उसके फर्जी ठेके, उसकी वो कंपनियां जो सिर्फ कागजों में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें और फिर हम मिलकर तय करें कि उसे कैसे बर्बाद किया जाए। सिया ने वो कागजात ले लिए। उसने उन्हें देखा। उसकी आंखें तेजी से उन पन्नों पर घूम रही थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहरी होती जा रही थी। ये सिर्फ एक बिल्डर की ब्लैक मनी की डिटेल नहीं थी, ये उसके पूरे साम्राज्य का नक्शा था। उसकी हर कमजोरी, उसके हर गिरोह का हिसाब। यहां तक कि उन अफसरों के नाम भी थे जो उसकी तनख्वाह पर काम करते थे। सिया ने कागजात रख दिए और आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सम्मान था, एक अलग सा सम्मान जो उसने किसी को शायद ही कभी दिया हो। तुमने ये सब अकेले किया? उसने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी थी। हां, आरव ने कहा, 3 साल मैडम। 3 साल मैंने अपनी जिंदगी का हर पल इसी में लगा दिया। मैंने अपनी फर्म छोटी रखी ताकि मेरे पास वक्त रहे। मैंने दोस्तों से कम मिलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मां से भी झूठ बोला कि मैं बिजनेस बढ़ाने में व्यस्त हूं। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं शेट्टी को हराना है तो मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, उससे ज्यादा समझदार बनना होगा। और मैंने कर दिखाया। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी, जैसे वो उस आदमी को पहली बार सही मायनों में देख रही हो। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो आरव खन्ना। तुम हथियार नहीं रखते, तुम गोली नहीं चलाते, लेकिन तुम्हारा हथियार तुम्हारा दिमाग है और तुमने उसे बखूबी इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर शेट्टी को ऐसा बर्बाद करेंगे कि वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखे। आरव के चेहरे पर पहली बार एक अलग सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जो संतुष्टि की थी, जो उस एहसास की थी जब कोई बहुत दिनों का सपना सच होने लगता है। उसने सिया की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, शुक्रिया मैडम। मुझे पता था कि आप ही एकमात्र ऐसी शख्स है जो मुझे समझ सकती है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने कल रात दी थी और फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कोई नई शुरुआत कर रही हो, जैसे कोई नया रिश्ता बुन रही हो। तो फिर ये रहा हमारा वादा आरव, हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी हथेली की गर्माहट को अपने अंदर उतारा और फिर धीरे से बोला, हम जीतेंगे मैडम। साथ में सिया का हाथ आरव के हाथ में था और उस गर्माहट में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दोनों को लग रहा हो कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सिया ने धीरे से अपना हाथ वापस लिया और उसने अपनी डेस्क पर रखी फाइलों की तरफ देखा। उसके दिमाग में अब शेट्टी के खिलाफ चाल चलने के तरीके घूमने लगे थे। उसने सोचा कि कैसे उस आदमी को उसकी ही जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए, कैसे उसकी सारी ताकत को चूर चूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात ये कि कैसे उसके होने वाले पति के दर्द को मिटाया जाए। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर के शोरगुल को देखने लगा। शाम का समय था और शहर अपनी तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। लोग घर लौट रहे थे, गाड़ियां अपनी बैटरी लाइट जला चुकी थी और हर तरफ वो हलचल थी जो किसी बड़े शहर की पहचान होती है। आरव उसी जगह बैठा रहा। उसने सिया को देखा, उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश की और फिर धीरे से बोला, मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा न माने तो। सिया ने बिना मुंह घुमाए कहा, पूछो, आपने इतनी जल्दी मेरी बात क्यों मान ली? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में सच्ची उत्सुकता थी। मैं आपके सामने आया
कुछ कागजात दिखाए, कुछ बातें कही और आपने मुझ पर भरोसा कर लिया। आपके जैसा इंसान इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता, ये मैं जानता हूं। तो फिर क्या वजह थी? सिया ने मुंह घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही तेज था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी कोमलता भी थी, जो शायद उसने सिर्फ उसी के लिए रखी थी। तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ, आरव ने कहा, मैं सच में जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर मैंने वो क्या किया जो दूसरों ने नहीं किया, और क्यों मैं आपके लिए खास हो गया। सिया खिड़की से हटकर वापस अपनी डेस्क के पास आई। वो आरव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपनी दोनों कोहनियां डेस्क पर रख दी। उसका चेहरा अब आरव के बिल्कुल करीब था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं। आरव, जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे पिता ने मुझे एक सबक सिखाया था। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तुमसे कुछ लेने आते हैं, और दूसरे वो जो तुमसे कुछ लेने के लिए पहले तुम्हें कुछ देते हैं। पहले वाले सीधे होते हैं, उन्हें पहचानना आसान होता है। दूसरे वाले खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वो चीज देते हैं जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत होती है, और फिर बदले में तुमसे वो सब कुछ ले लेते हैं जो तुम्हारे पास है। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे बोलने दिया। सिया ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोग देखे हैं जो मेरे पास आए। उनमें से कुछ ने मुझसे सीधा पैसा मांगा, कुछ ने ताकत मांगी, कुछ ने मेरा नाम मांगा, लेकिन तुम उनमें से किसी से अलग हो। तुम मेरे पास कुछ लेने नहीं आए, तुम मेरे पास कुछ देने आए। तुमने मुझे वो कागजात दिए जो तुमने 3 साल में जुटाए थे। तुमने मुझे अपना दर्द दिया, तुमने मुझे अपनी सच्चाई दी, और तुमने मुझसे बदले में सिर्फ इतना मांगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं। ये वो दुर्लभ चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखी है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो स्थिरता नहीं थी जो उसकी पहचान थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी, जैसे उसकी आंखों के पीछे कोई भावना उमड़ रही हो जिसे वो काबू कर रहा था। मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैडम। मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया जो आपके सामने किसी ने नहीं दिखाया था। शेट्टी के खिलाफ मेरे पास जो सबूत है, वो किसी और के पास भी हो सकते थे, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आपने लिया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सिया ने सिर हिलाया और फिर उसने अपनी डेस्क की दराज खोलकर उसमें से एक और कागज निकाला। ये कागज उससे भी ज्यादा औपचारिक था। उस पर मुहरें लगी हुई थी और उसके नीचे सिया के हस्ताक्षर पहले से ही थे। उसने वो कागज आरव के सामने रख दिया और कहा, यह हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैंने आज सुबह ही अपने वकील से तैयार करवा लिया था। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने हस्ताक्षर कर दो और कल से तुम मेरे पति हो जाओगे। आरव ने उस कागज को देखा, उस पर लिखी हर बात को पढ़ा और फिर उसने अपनी जेब से एक कलम निकाली। उसने बिना किसी झिझक के उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके हस्ताक्षर उतने ही साफ थे जितने उसके इरादे थे, और जैसे ही उसने आखिरी अक्षर लिखा, उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक पुराना दरवाजा बंद हो गया और एक नया दरवाजा खुल गया। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे क्या है वो नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि वो उस दरवाजे से गुजरने को तैयार है। सिया ने वो कागज ले लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी दराज में रख दिया। उसने आरव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई। अब तुम मेरे पति हो, आरव खन्ना, और मैं तुम्हारी पत्नी, कागजों पर तो पहले से ही और कल से दुनिया के सामने भी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसमें एक अलग सी गर्माहट थी, जैसे वो इस नए रिश्ते को अपने अंदर उतार रहा हो। मैं आपको पति कहूं या मैडम? मैं कंफ्यूज हूं। सिया ने हल्की सी हंसी दी, वो हंसी जो उसकी जिंदगी में बहुत कम सुनाई देती थी, वो हंसी जो उसके आसपास के लोगों को हमेशा हैरान कर देती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि सिया राठौर हंसती भी है। तुम मुझे जो मर्जी कहो आरव, लेकिन ध्यान रखना
दुनिया के सामने मुझे तुम्हें पति कहना होगा और मैं तुम्हारी पत्नी। ये नाटक हमें अच्छे से निभाना होगा, वरना हमारी पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आरव ने सिर हिलाया। मैं समझ गया मैडम, मैं अपनी भूमिका अच्छे से निभाऊंगा। सिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलग सी नरमी थी। घर में तुम मुझे सिया कहना। मैडम सिर्फ ऑफिस के लिए है, और हां, तुम्हारा सामान कल तक मेरे घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम एक साथ रहने लगे, ताकि दुनिया को किसी तरह का शक न हो। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी। मैडम, मैं आपके घर में रहूंगा। आपका घर, आपके लोग, आपकी दुनिया, मैं वहां फिट हो पाऊंगा? सिया ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली रात दी थी। तुम मेरे पति हो आरव। मेरे घर का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है और मेरे लोग तुम्हारे लोग हैं। बस एक बात याद रखना, मेरे घर में कोई झूठ नहीं बोलता। तुमने वादा किया था, याद है? याद है, आरव ने कहा। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि उसने सही फैसला किया है। वो उठी और आरव के पास आकर खड़ी हो गई। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीरे से कहा, कल सुबह हमारी शादी है आरव। कोई बड़ा समारोह नहीं होगा, सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में, लेकिन मेरे तमाम लोग होंगे, मेरे सारे साथी होंगे। तैयार हो जाना, क्योंकि कल से तुम सिर्फ आरव खन्ना नहीं रहोगे, तुम सिया राठौर के पति होगे, और इस शहर का हर शख्स तुम्हें इसी नाम से जानेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन उसके साथ एक अलग सी चमक भी थी, जैसे वो उस नई पहचान को अपने अंदर समा रहा हो। मैं तैयार हूं सिया। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था, सिर्फ सिया, बिना किसी मैडम के, बिना किसी औपचारिकता के। और उस नाम ने सिया के कानों में एक अजीब सा संगीत भर दिया, वो संगीत जो उसने बहुत दिनों से नहीं सुना था। शायद तब से जब उसकी मां ने आखिरी बार उसका नाम लिया था, या शायद तब से जब उसके पिता ने उसे उसके कंधों पर बिठाकर कहा था कि तुम सिया हो, तुम हमेशा सिया रहोगी, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे। उसने आरव की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अलग सी नमी थी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया। तुम अब जा सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज में वही शक्ति थी, लेकिन उसके पीछे एक कोमलता थी जो सिर्फ आरव समझ सकता था। कल सुबह 10 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। अपनी मां को फोन करके बता देना, लेकिन ये मत बताना कि तुम किससे शादी कर रहे हो। बस इतना कह देना कि तुमने शादी कर ली है और जल्द ही तुम उनसे मिलने ले जाओगे। आरव खड़ा हुआ। उसने सिया की तरफ देखा और फिर उसने वही किया जो उसने पहली रात किया था। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे वो कोई डील पक्की कर रहा हो, जैसे वो कोई वादा दोहरा रहा हो। तो फिर कल सिया, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। और हां, एक बात और। क्या? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो उसने पहली रात दिखाई थी। मैं आपसे प्यार नहीं करता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं। आपसे ज्यादा मजबूत औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, और मैं आपके साथ खड़े रहने का हर संभव प्रयास करूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली रात दी थी, और फिर उसने उसका हाथ थाम लिया, उसे अपनी हथेली में बहुत देर तक रखा और फिर धीरे से छोड़ दिया। मैं भी तुम्हारा सम्मान करती हूं आरव। तुमने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने 3 साल तक अपने दर्द को हथियार बनाया, और उस हथियार को इतना तेज किया कि आज वो किसी बड़ी से बड़ी ताकत को भी चीर सकता है। ये कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी ऐसे शख्स की होती है जिसे बहुत दिनों बाद कोई समझता है, कोई उसके दर्द को सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखता है। उसने सिर हिलाया
और फिर वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिया। उसके कदम उतने ही शांत थे जितने आते वक्त थे। उसकी चाल में वही स्थिरता थी, वही भरोसा था। सिया उसे जाते हुए देखती रही। उसने देखा कि कैसे उसने दरवाजा खोला, कैसे उसने नीना से मुस्कुराकर सिर हिलाया और कैसे वो उस शाम की रोशनी में गायब हो गया, जैसे वो कभी आया ही नहीं था। लेकिन वो आया था और उसने उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला दिया था जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। दरवाजा बंद होते ही सिया ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसने डेस्क पर रखे शेट्टी के कागजात उठाए और उन्हें फिर से देखना शुरू किया। लेकिन उसका ध्यान उन पर नहीं था। उसका ध्यान उस आदमी पर था जो अभी यहां से गया था, उस आदमी पर जो कल से उसका पति होगा, उस आदमी पर जिसने उसे बिना किसी नाटक के, बिना किसी झूठ के सिर्फ अपनी सच्चाई से जीत लिया था। उसने सोचा कि शायद यही वो मौका था जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी, या शायद यही वो गलती थी जो उसकी सारी ताकत को चूर चूर कर देगी। लेकिन उसने सोचा कि अगर गलती करने से डरोगे तो सही कभी नहीं कर पाओगे, और उसने अपनी जिंदगी में डर को कभी जगह नहीं दी थी। वो खिड़की के पास गई और शाम के उस शहर को देखा जो उसके इशारे पर चलता था। लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद वो खुद किसी और के इशारे पर चल रही है, और उसे ये एहसास बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी राहत दे रहा था, जैसे बहुत दिनों बाद उसने अपने कंधों से कोई बोझ उतार दिया हो। आरव के जाने के बाद सिया ने अपने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया और वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार आ रहे थे। कुछ शेट्टी से जुड़े थे, कुछ आरव से, कुछ उस शादी से जो कल होनी थी। उसने डेस्क पर रखी शेट्टी की फाइल को फिर से खोला और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। आरव ने जो कागजात दिए थे वो किसी भी वकील के लिए सपने जैसे थे। उनमें शेट्टी के हर गैरकानूनी काम के सबूत थे, उसकी ब्लैक मनी की डिटेल थी, उसके फर्जी ठेकों की पूरी जानकारी थी। यहां तक कि उन अफसरों के नाम भी थे जो उसकी तनख्वाह पर काम करते थे। सिया ने सोचा कि अगर ये सब सही जगह पर पहुंच गया तो शेट्टी की पूरी साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि शेट्टी जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। उनके पास पैसा था, ताकत थी, रिश्ते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जानते थे कि कैसे कानून को अपने पक्ष में मोड़ना है। उसने फाइल बंद कर दी और अपने फोन पर भूपेंद्र का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में भूपेंद्र केबिन में आ गया। उसके हाथ में चाय की प्याली थी और उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो हर दिन होती थी। सिया ने फाइल उसके सामने रख दी और कहा, ये देखो, ये शेट्टी के खिलाफ आरव ने जो सबूत जुटाए हैं, ये किसी भी कोर्ट में उसकी मौत का वारंट साबित हो सकते हैं। लेकिन हमें ये सब सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, वरना शेट्टी अपने पैसों से इन सबूतों को भी दबवा सकता है। भूपेंद्र ने फाइल खोली और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उसने फाइल बंद की और सिया की तरफ देखा। मैडम, ये तो पूरा खजाना है। ये आदमी 3 साल में जो कुछ भी जुटा सकता था, जुटा लिया। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम सीधा कोर्ट गए तो शेट्टी के वकील इसे सालों तक लटकाए रखेंगे और तब तक वो अपने सारे सबूत मिटा चुका होगा। सिया ने सिर हिलाया। मैं जानती हूं, इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। हमें शेट्टी को उसकी ही जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर करना है। उसे ये एहसास दिलाना है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत है कि वो चाहे जितना पैसा लगा ले, बच नहीं सकता। भूपेंद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैडम, मेरे ख्याल से हमें पहले शेट्टी के उन अफसरों पर दबाव बनाना चाहिए जो उसकी तनख्वाह पर हैं। अगर वो लोग उसका साथ छोड़ दें तो शेट्टी का बड़ा हथियार खत्म हो जाएगा, और फिर हम उसके बिजनेस पार्टनर्स पर दबाव बनाएं। उन्हें बताएं कि अब शेट्टी का सितारा डूब रहा है और जो भी उसके साथ खड़ा रहेगा वो भी डूबेगा। सिया ने उसकी बात सुनी और फिर वो खड़ी हो गई। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी।
शाम अब पूरी तरह से ढल चुकी थी। शहर की रोशनियां जल चुकी थी और हर तरफ वो चमक थी जो किसी बड़े शहर की पहचान होती है। उसने सोचा कि कैसे ये शहर जिसे उसने अपनी ताकत से जीता था, आज उसी शहर के एक बिल्डर को बर्बाद करने का मौका दे रहा था। और ये मौका उसे उसके होने वाले पति ने दिया था, एक साधारण सा अकाउंटेंट जिसने 3 साल अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ एक मिशन के लिए लगा दिया था। तुम सही कह रहे हो भूपेंद्र, उसने बिना मुंह घुमाए कहा। हमें शेट्टी की नींव को पहले हिलाना होगा, उसके उन सारे सहारों को तोड़ना होगा जिन पर वो खड़ा है, और जब वो अकेला रह जाए तब हम उस पर वार करेंगे। लेकिन ये सब जल्दी में नहीं करना, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि शेट्टी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो बहुत सालों से इस खेल में है और वो जानता है कि कैसे अपनी जान बचानी है। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। मैं समझ गया मैडम, मैं कल से ही इस पर काम शुरू करवा देता हूं। और हां, एक बात और, कल आपकी शादी है। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारे लोग होंगे, कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आएगा और मैं खुद आपके साथ रहूंगा। सिया ने मुंह घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी नरमी थी। भूपेंद्र, कल मेरी शादी है, कोई युद्ध नहीं, थोड़ा सा सामान्य भी रहने दो। भूपेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जो शायद ही कभी उसके चेहरे पर आती थी। मैडम, आपकी जिंदगी में जब से ये आदमी आया है तब से सामान्य शब्द का मतलब ही बदल गया है। लेकिन जैसी आपकी मर्जी, मैं कोशिश करूंगा कि कल थोड़ा सामान्य रहे। सिया ने हल्की सी हंसी दी और फिर वो अपनी डेस्क पर वापस आकर बैठ गई। उसने भूपेंद्र से कहा कि वो जा सकता है और भूपेंद्र के जाने के बाद वो अकेली रह गई। उसने अपनी डेस्क की दराज खोली और उसमें से वो कागज निकाला जिस पर आरव ने अभी अभी हस्ताक्षर किए थे। उसने उस कागज को बहुत देर तक देखा, उस पर लिखे आरव के नाम को, उसके साफ सुथरे हस्ताक्षर को, और फिर उसे ध्यान से वापस दराज में रख दिया। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी पिछले 24 घंटों में पूरी तरह से बदल गई थी। कैसे एक अजनबी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी कुर्सी से उठी और ऑफिस से बाहर निकल गई। नीना ने उसे जाते देखा और हाथ हिलाकर अलविदा कहा। सिया ने भी हाथ हिलाया और फिर लिफ्ट में चढ़ गई। लिफ्ट में उसके साथ कोई और नहीं था, वो अकेली थी और उस अकेलेपन में उसे अपने आप से बात करने का मौका मिला। उसने सोचा कि क्या वो सही कर रही है, क्या ये शादी सिर्फ एक अग्रीमेंट होगी या फिर कुछ और। क्या आरव सच में वो आदमी है जिसकी उसे तलाश थी, या फिर वो सिर्फ एक और धोखेबाज है जो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके अपना काम निकाल लेगा और फिर गायब हो जाएगा। लेकिन उसे जब भी आरव का चेहरा याद आता था, उसकी वो आंखें याद आती थी जिनमें दर्द था लेकिन हार नहीं थी। उसकी वो आवाज याद आती थी जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता, तो उसका हर शक गायब हो जाता था, जैसे उस एक सच ने उसकी सारी दीवारों को गिरा दिया हो। लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो सिया बाहर निकली। उसकी गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर बैठ गई। गाड़ी चलने लगी और सिया ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां उसकी आंखों में चमक रही थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से लौट रहा था, कोई घर जा रहा था, कोई किसी से मिलने की जल्दी में था। और उसने सोचा कि कैसे हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है। कुछ कहानियां सुखद होती हैं, कुछ दुखद, और उसकी कहानी जो अब तक सिर्फ ताकत और अकेलेपन की थी, उसमें आज एक नया किरदार जुड़ गया था। एक ऐसा किरदार जो शायद उसकी कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। गाड़ी जब उसके घर के सामने पहुंची तो सिया ने देखा कि घर के बाहर कुछ ज्यादा ही रोशनी थी। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तो ड्राइवर ने बताया कि भूपेंद्र ने कल की शादी के लिए घर को सजाने का काम शुरू कर दिया है। सिया ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गई। वो जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ था।
हर तरफ रोशनी थी, हर दरवाजे पर बंधनवार लगे थे और घर के बीचों बीच एक छोटी सी मंडप सी बना दी गई थी। वो वहां खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था, ऐसा एहसास जो उसने बहुत दिनों बाद महसूस किया था। शायद उस दिन के बाद जब उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, या शायद उस दिन के बाद जब उसके पिता ने उसे आखिरी बार आशीर्वाद दिया था। वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा भी फूलों से सजा हुआ था और अंदर उसके बिस्तर पर एक सफेद साड़ी रखी थी जिस पर सोने का काम था। वो साड़ी शायद उसकी शादी के लिए तैयार की गई थी। उसने साड़ी को हाथ में लिया, उसकी नरमी को महसूस किया और फिर उसे ध्यान से वापस रख दिया। वो बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसके सामने आरव का चेहरा आ गया, उसकी वो आंखें जिनमें दर्द था, उसकी वो मुस्कान जो शांत थी लेकिन उसमें एक अलग सी गर्माहट थी, उसकी वो आवाज जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसने सोचा कि शायद यही उस आदमी की सबसे बड़ी खूबी थी, उसकी सच्चाई, और उस सच्चाई ने उसे उस आदमी के करीब कर दिया था जैसे कोई और नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि कल से वो उस आदमी की पत्नी होगी और वो आदमी उसका पति होगा। और भले ही ये शादी प्यार से शुरू नहीं हो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद यही वो शुरुआत थी जिसकी उसे जरूरत थी। एक ऐसी शुरुआत जो सच्चाई पर खड़ी थी, न कि झूठ पर, न कि दिखावे पर। वो धीरे धीरे नींद में खो गई, उस नींद में जो बहुत दिनों के बाद उसे शांति दे रही थी, उस शांति में जो किसी अजनबी के आ जाने से आई थी, उस शांति में जो शायद उसके जैसी औरत को कभी मिलती ही नहीं, लेकिन आज मिल गई थी। बाहर रात का सन्नाटा था, लेकिन उस घर में रोशनी थी, फूलों की खुशबू थी और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो शायद सिया राठौर ने बहुत दिनों पहले खो दी थी, लेकिन आज उसे वापस मिल गई थी। उस आदमी की वजह से जो उसके दरवाजे पर आधी रात को दस्तक देकर आया था, जिसने उससे कहा था कि वो उससे प्यार नहीं करता और जिसने उसकी जिंदगी में वो लौटा दिया था जो सालों से गायब था, भरोसा। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।